Hello students, welcome to Cartography IAS, a revolution in Indian education. I am Nitish Bhardwaj and dealing with modern history. जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है बच्चों, मैंने आप लोगों को बंगाल की विजय पढ़ा रहा था, प्लासी का युद्ध उसमें हो रहा था। अब हम देखते हैं प्लासी के युद्ध के बाद आप लोगों ने पाया कि मीर जाफ़र को यहाँ पर नवाब बना दिया गया, लेकिन आगे चलकर मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा। 1760 से 1763 के बीच में ये इसका टाइम रहेगा। देखते हैं, अब सुनिए जरा। यहां पर क्योंकि मीर कासिम को नवाब बनाया गया, क्योंकि बंगाल में मैं पढ़ा रहा हूं, तो उससे पहले मीर जाफर को बनाया गया था और मीर जाफर ने 24 परगना की दीवानदारी अंग्रेजों को दी थी। यहां पर मीर कासिम भी इनको खुश करने के लिए मिदनापुर, वर्धमान नगर, तथा चिटग्राम, इन तीनों की दीवानदारी किसको दी जाएगी? तो अंग्रेजों को दी जाएगी। ठीक है, यहां पर भी दीवानी राइट्स इसने इनको दे दिए तथा अपने पास क्या रखा? तो अपने पास इसने निजामी अधिकार अपने पास रख लिए। परंतु कुछ समय बाद ही मीर कासिम की आंख खुली और इसने पाया कि अंग्रेज जो हैं दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन उठा कि दस्तक क्या है, तो आप सुनिए। यह दस्तक बेसिकली एक फरमान होता था राजा का, जिसमें राजा के नीचे मोहर हस्ताक्षर होती थी। अगर सपोज कीजिए मेरे पास दस्तक है और मैं बाजार में कोई भी व्यापार करने के लिए जा रहा हूं, तो उस बाजार में मुझे अपनी चीज बेचने के लिए, वस्तु बेचने के लिए कोई भी चुंगी कर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास दस्तक है। ये चुंगी कर से छुटकारे के लिए दस्तक कुछ विशेष लोगों को राजा देता था ताकि वो इनका यूज कर सके। हालांकि अब यहां पर बंगाल में बाजार की स्थिति क्या थी कि ये इंडियन हैं और ये ब्रिटिशर्स हैं। सपोज कीजिए इंडियन ने 100 रुपए का एक माल बनाया, तैयार किया 100 रुपए में, और अंग्रेज ने भी 100 रुपीज का एक माल को तैयार किया। ठीक है, यहां पर 100 रुपए में माल को तैयार किया गया, लेकिन जब इंडियन बाजार में इस माल को बेचने जाएगा बंगाल के, तो उसको 5 रुपए का चुंगी कर देना पड़ेगा, अर्थात वह वस्तु 105 रुपए की हो गई है। लेकिन अंग्रेज के पास है दस्तक, तो जब ये अंग्रेज इस बाजार में, बंगाल के बाजार में वस्तु को बेचने जाएगा अपनी, तो ये चुंगी कर नहीं देगा, अर्थात इसकी वस्तु अब भी कितने की रही है? 100 रुपए की रही है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है उसका, लेकिन यहां पे इंडियंस का कॉस्ट प्राइस 105 रुपए हो गया। अब अगर ये इंडियन अपनी वस्तु पे 10 रुपए मुनाफा कमाना चाहता है, तो ये अपनी वस्तु को 105 रुपए में बेचेगा। परंतु अगर अंग्रेज अपनी वस्तु पे 10 रुपए का मुनाफा कमाना चाहता है, तो यह अपनी वस्तु को 110 रुपए में बेचेगा। तो किसकी वस्तु कम की है? जाहिर सी बात है कम की है ब्रिटिशर्स की, अर्थात आप लोग किसकी वस्तु को खरीदोगे? ब्रिटिशर्स की। ठीक है, यहां पर इंडियंस का इतनी हालत खराब हो गई कि इनको बंगाल के बाजार को छोड़कर कहीं और की ओर कूच करना पड़ा। इससे मीर कासिम को लगा कि इस तरह से अगर चलता रहा तो इंडियंस यहां पर कमजोर पड़ जाएंगे और एकाधिकार हो जाएगा बंगाल के बाजार पर ब्रिटिशर्स का। इसलिए मुझे यहां पर कोई कदम उठाना चाहिए, और मीर कासिम ने क्या काम किया? दस्तक को समाप्त करवा दिया, अर्थात यहां पर आज से दस्तक यानी चुंगी कर किसी को नहीं देना पड़ेगा। अब जब चुंगी कर किसी को नहीं देना पड़ेगा, तो इसकी वस्तु भी 100 रुपए की होगी और ये कितने में बेचेगा? 110 में बेचेगा। अब यहां पर दोनों की वस्तु का सेम प्राइस हो गया, तो आप लोग स्वदेशी की भावना को जब रखोगे, तो स्वदेशी की भावना के आप किसकी वस्तु खरीदोगे? इंडियंस की। चाहे आप लोग स्वदेशी आंदोलन देख लो, या फिर अभी बाबा रामदेव की कंपनी देखो, या फिर अभी आत्मनिर्भर भारत देख लो, उसमें आप लोगों को बार बार प्रोत्साहित किया जाता है स्वदेशी की ओर। ये सब कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
तो यहां पर आप लोगों ने इंडियंस की वस्तु खरीदी, अर्थात सीधा सीधा ये निकला कि ब्रिटिशर्स को नुकसान होना शुरू हुआ। और जैसे ही ब्रिटिशर्स को नुकसान होना शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को कहा कि आप दोबारा से दस्तक को अप्लाई कीजिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप गद्दी को छोड़कर चले जाइए। ठीक है, ऐसा यहां पर मीर कासिम को कहा गया। अब मीर कासिम ने क्या काम किया जरा सुनिए। अब इसी समय मीर कासिम ने फ्रांसीसियों को अपने दरबार में बुलाया। अब फ्रांसीसियों ने मीर कासिम को कहा कि अगर आपको ब्रिटिशर्स अंग्रेजों से लोहा लेना है तो सबसे पहली बात ये काम करो आप, क्योंकि आपकी सेना कमजोर है, उनके पास हथियार बेहतर नहीं है, संगठित सेना नहीं है, तो आप अपनी सेना को संगठित करो, हथियार बेहतर करो, और हथियारों में भी आधुनिक हथियार आपके पास होने चाहिए। मीर कासिम ने कहा कि वो तो ठीक है, हमारे पास आधुनिक हथियार होने चाहिए, लेकिन आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण कौन देगा? तो यहां पर क्वेश्चन ये उठा कि आधुनिक हथियार किसके पास से आएंगे? तो एक व्यक्ति, यहां का नाम बड़ा प्रसिद्ध है व्यक्ति का, गुरगिन खां। इस गुरगिन खां को मीर कासिम की सेना में शामिल किया गया। इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि ये बंदूक चलाना जानता था। अब ये बंदूक चलाना जानता होगा, इसका मतलब ये गुरगिन खां ही दूसरे सैनिकों को प्रशिक्षित कर सकता है कि किस प्रकार आप लोग बंदूक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा ही हुआ बच्चों। अब इस समय हुआ क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये मीर कासिम ने अपनी राजधानी, इस समय राजधानी थी मुर्शिदाबाद। यहां पर मुर्शिदाबाद जो राजधानी थी, इसने सबसे पहले मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को चेंज किया और लेकर गया मुंगेर, बिहार में है। मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को परिवर्तित किया गया और मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी की गई। और यहां पर मुंगेर में इसने हथियार बनाने का कारखाना लगाया, अर्थात आर्म फैक्ट्री लगाई, हथियार बनाने का कारखाना इसने यहां पर लगा लिया। ठीक है, सब किसकी मदद से हो रहा था? तो फ्रांसीसियों की मदद से हो रहा था। और आप याद कीजिए कि फ्रांसीसी और अंग्रेज में तो बनती नहीं है, और दूसरा ये मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता से बना हुआ बैठा है नवाब यहां पर, परंतु काम कर रहा है फ्रांसीसियों के साथ मिलकर। और इस बात का अंग्रेजों को पता चला। 1763 में मीर कासिम ने गद्दी छोड़ी और गद्दी छोड़कर मुंगेर से ये भागा किधर की ओर? अवध की ओर। ठीक है, और जैसे ये भागने लगा तो यहां पर बंगाल की नवाब की गद्दी खाली हो गई। और जैसे ही बंगाल की नवाब की गद्दी खाली होगी तो इस गद्दी पर कोई और व्यक्ति आकर बैठेगा, और उस व्यक्ति का नाम क्या होगा बच्चों? तो यहां पर बंगाल की गद्दी पर दोबारा से आकर बैठ गया मीर जाफर। ठीक है, तो पहले मीर जाफर नवाब बना सिराजुद्दौला के बाद, फिर सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर के बाद फिर मीर कासिम बना, और मीर कासिम के फिर बाद मीर जाफर बना। यहां तक कि मीर जाफर की इज्जत बिल्कुल नहीं थी मुर्शिदाबाद, उसकी ही राजधानी में। वहां के लोग मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहते थे, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे इसको क्लाइव का गीदड़ कहकर पुकारते थे। इतनी इज्जत थी मीर जाफर की मुर्शिदाबाद में। चलिए खैर आगे समझिए आप लोग। अब मीर कासिम जैसे यहां से भागा तो मीर कासिम भागकर सीधा पहुंचेगा अपने दोस्तों के पास। यहां पर इसको मिला शाह आलम सेकंड, ये द्वितीय। एक हमारे मीर कासिम हो ही गए हैं यहां पर पहुंचने वाले, एक शुजा उद्दौला।
ये कौन है? तो ये मुगल सुल्तनत के हैं भैया। ये मीर कासिम बंगाल के पूर्व नवाब हो चले हैं, पूर्व फॉर्मर नवाब। मैंने क्यों कहा? क्योंकि इनकी गद्दी पर मीर जाफर को बिठा दिया गया है। और शुजाउद्दौला जो है वो अवध के नवाब है। इधर ये ट्रायो बन गया। ये तीनों के तीनों का एक ही दुश्मन था जिनका नाम था ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज। अब ये तीनों के तीनों कहने लगे कि यार हमारा एक ही दुश्मन है, अंग्रेज हैं जो हमारे दुश्मन, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम तीनों एक जगह मिले तथा तीनों एक जगह मिलकर सामना करें अंग्रेजों का। ठीक है, तो तीनों एक जगह मिले और जब ये मिले तो बच्चों इन्होंने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। इसी को नाम दिया जाता है बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, 1763 में इसका जो मीर कासिम है इसका कार्यकाल समाप्त हुआ और 1764 में यहां पर बैटल ऑफ बक्सर किया गया। ठीक है जी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 22 अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर किया गया। अब बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ शाह आलम द्वितीय था और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहां पर मीर कासिम शुजाउद्दौला एक तरफ थे तथा दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने आया था। यहां पर बच्चों आप लोगों को लगता होगा कि हेक्टर मुनरो के पास सेना कम होगी, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला के पास सेना ज्यादा होगी। परंतु सेना ज़्यादा या कम होने से कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि सेना का प्रशिक्षण तथा सेना की बेहतरी जो है वो देखी जाती है कि वो किस प्रकार से स्ट्रेटेजी अर्थात यहाँ पर कार्य करती है। इस युद्ध में मैं बिल्कुल मानता हूं कि शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला के पास सेना ज़्यादा थी, परंतु इनके अंदर देशभक्ति अर्थात राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी। शाह आलम द्वितीय दिल्ली के लिए लड़ रहा था, मीर कासिम बंगाल के लिए लड़ रहा था और शुजाउद्दौला अवध के लिए लड़ रहा था। यहां पर कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए नहीं लड़ रहा था। इस वजह से यहां पर विजय को कौन प्राप्त करेगा? तो हेक्टर मुनरो जीत गया और ये हार गए। आगे चलकर मीर कासिम जो है मारा जाएगा या फिर इनकी मृत्यु हत्या हो जाती है बेसिकली दिल्ली में। शाह आलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला को ये कंपनी अपने अस्तित्व में ले लेगी, अपने संरक्षण में ले लेगी तथा इनके साथ एक संधि करेगी जिसका नाम होगा इलाहाबाद की संधि 1765। ये था बच्चों बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए, होप सो आपने लिख लिया होगा। अब इलाहाबाद की संधि को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये संधि के दो हिस्से हैं। पहला, क्योंकि अवध के साथ इन्होंने अवध के नवाब को हराया था तो अवध के साथ संधि होगी। दूसरा, शाह आलम द्वितीय के साथ संधि होगी। अवध के नवाब के साथ जब संधि की गई तो यहाँ पर अवध के नवाब के रूप में कहा गया कि जो भी इस युद्ध में अंग्रेजों को क्षति हुई है उसका नुकसान आप भरोगे, यानी कि 50 लाख रुपए की राशि आप क्षतिपूर्ति के लिए दोगे। कितने लाख की राशि दी जाएगी? तो 50 लाख रुपए की राशि आप क्षतिपूर्ति के लिए दोगे। ठीक है, पहला। दूसरा, शाह आलम द्वितीय यहां पर जो था
इसको कहा गया कि आप जो है आज से अंग्रेजी संरक्षण में रहोगे। पहला संरक्षण किसका हो गया? तो ब्रिटिशर्स का हो गया। साथ ही साथ में इन्होंने शाह आलम द्वितीय से बंगाल के दीवानी राइट्स प्राप्त कर लिए, यानी बंगाल के जो दीवानी राइट्स थे वो शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने प्राप्त किए। उसके बाद क्या हुआ? साथ ही साथ में बच्चों यहां पर आज से इस बादशाह को पेंशन के रूप में रख लिया जाएगा और साथ ही साथ में बंगाल के नवाब एवं अवध के नवाब को भी पेंशन के रूप में रख लिया जाएगा। ठीक है, किस प्रकार इनको पेंशन दी जाती थी तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि यहाँ पर इनको कितने रुपए में रखा जाता था, कितने पैसे इनको दिए जाते थे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होगा। तो जरा सुनिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो वार्षिक कंपनी बादशाह जो था उसको 26 लाख रुपए दिया करती थी। ठीक है, यहां पर जो बादशाह हुआ करता था, जैसे जो मुगल बादशाह होगा उसको 26 लाख रुपए दिए जाएंगे तथा 53 लाख रुपए उसके प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए दिए जाएंगे। अब ये क्या है? ये तो ये है कि अगर जो शाही शौक है आपके तो 26 लाख रुपए प्रति वर्ष यानी ईयर के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। इससे आप अपने शाही शौक पूरे कर सकते हो तथा 53 लाख रुपए क्योंकि आपके पास निजामत के अधिकार अभी मौजूद हैं, लॉ एंड ऑर्डर के अधिकार, तो जो लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारों को संभालने के लिए आपको 53 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर इतने पैसे बादशाह को मिलते थे ताकि वो निजामत के अधिकार को चला सके तथा अपने शाही शौक पूरा करने के लिए इसको 26 लाख रुपए के पेंशन मिला करती थी। ठीक है, आइए अब हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर द्वैध शासन की स्थापना की गई, क्योंकि 65 आ गया है और 65 से 72 तक द्वैध शासन रहा है बंगाल में। इसकी छोटी सी एक चर्चा कर लेते हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल 1765 से 72 तक। ठीक है जी, अब यहां पर ड्यूअल गवर्नमेंट की अगर मैं चर्चा करूं कि 1765 से 1772 तक किस प्रकार आपके यहां पर ड्यूअल गवर्नमेंट रही है, तो देखते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था कि भैया दो अधिकार होते हैं, एक तो राजस्व का, इसको हम लोग दीवानी राइट्स बोलते हैं, दीवानी अधिकार बोलते हैं। दूसरा निजामत के अधिकार या निजामती अधिकार। इसमें आपको लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, एवं न्याय व्यवस्था, इसको देखरेख करना होता है। तो यहां पर बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत जो है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने की। और ये किस प्रकार की यहां पर इसने कि राजस्व यानी कि दीवानी राइट्स तो इसने अंग्रेजों के पास आ गए, परंतु निजामत के अधिकार वहां के नवाब तथा बादशाह के पास चले जाएंगे। जो वहां का बंगाल का नवाब होगा उसके पास निजामती अधिकार होंगे, परंतु ब्रिटिशर्स के पास दीवानी अधिकार चले जाएंगे। और गौर फरमाने वाली बात यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक स्वतंत्र संस्थान है तथा नवाब भी हमारा स्वतंत्र है, इसलिए यहां पर इसको द्वैध शासन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक संस्थानीय जिसके पास दीवानी अधिकार हो गए और एक संस्थानीय जिसके पास नवाब यानी कि दूसरी ऐसे हो गए जिसके पास कानूनी अधिकार हो गए।
तो दोनों अधिकार अलग अलग हैं, इसीलिए ही इनको द्वैध शासन कहा जाता है। अभी भी आप लोग कहोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी भी है, न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, लेकिन बच्चों उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है क्योंकि वो संविधान में लिखित है तथा एक सरकार के अंडर में उनको बांटा गया है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप लोग देख रहे हो कि ये एक अलग हिस्सा है और ये एक अलग हिस्सा है, इनके कार्य करने के तरीके में बड़ा डिफरेंस है, इस वजह से यहां पर इनको अलग रखा गया है। हालांकि अगर आप अब भारतीय संविधान में देखोगे तो एक दूसरे से चीजें कनेक्टेड है, परंतु यहां पर कनेक्शन बिल्कुल बनता ही नहीं था। सही, पहला तो ये। दूसरा, यहां पर द्वैध शासन की जब शुरुआत की गई तो उसके बाद यहां पर कुछ खामियां निकल कर आई। मैंने आप लोगों को भी बताया है कि 53 लाख प्लस 26 लाख रुपए इनको दिए जाते थे, ये तो मैंने आपको बताया था। 26 लाख रुपए इनको शौक पूरा करने तथा 53 लाख रुपए इनको निजामत कार्य को चलाने के लिए दिए जाते थे, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको बताया था। हालांकि अगर देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या काम किया, जो दीवानी राइट्स थे बंगाल में उनको लेने के लिए, यानी कि राजस्व इकट्ठा करने के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त कर दिया। तो बंगाल में किसको नियुक्त किया? मोहम्मद रजा खां, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि आज से राजस्व जो बंगाल में वसूल करेगा वो कौन करेगा? मोहम्मद रजा खां वसूल करेगा। तथा बिहार में राजा सिताब सिंह को नियुक्त किया गया, अर्थात बिहार से अगर कोई राजस्व वसूल करेगा तो वो कौन करेगा? राजा सिताब सिंह, ठीक है। यहां पर इन सब को नियुक्त किया गया। लेकिन यहां पर इस बंगाल के द्वैध शासन में कुछ खामियां निकल कर आ गई, और खामी ये थी कि यहां पर सब कुछ आपस में मिल गया, जनता को पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। अगर किसी भी राष्ट्र की बागडोर देखें तो राष्ट्र में सबसे मजबूत कड़ी आती है उसका राजस्व, और राजस्व का अधिकार था ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है। अगर राजस्व सही नहीं होगा तो कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था चरमरा जाएंगी, क्योंकि बिना पैसे सब कुछ शून्य होता है, अर्थात बिना पैसा यानी कि बिना राजस्व के आप कोई भी व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकते हो। यहां पर अंग्रेजों ने, क्योंकि उनके हाथ में बस राजस्व था, इसलिए राजस्व को बढ़ाने के लिए उन्होंने टैक्स को ज्यादा से ज्यादा लगा दिया, जिससे टैक्स को ज्यादा से ज्यादा लगाने पर यहाँ के किसान और जो टैक्स भरता था व्यक्ति इनको, वो बड़ा परेशान रहने लगा, जिससे कि यहाँ पर अंग्रेजों को बार बार नवाबों एवं राजाओं के गुस्से को भी झेलना पड़ा। अब आप देख ही पा रहे होंगे कि दीवानी राइट्स जब अंग्रेजों के पास है तो कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था तो चरमरा जाएगी। इसी वजह से कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था का वहां के इलाकों में पूरी तरह से लोप हो गया, अर्थात उन इलाकों में कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था नहीं रही। ऐसा हुआ। इन्होंने क्या काम किया? ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेने की कोशिश की, जिससे कि कृषि में भी यहां पर कुछ ऐसी नीतियों को अप्लाई कर दिया गया जिसके कारण यहां पर प्रोडक्शन कम हो गया एवं किसान आत्महत्या की ओर या फिर इनके टैक्स को देने में नाकाम रहे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बंगाल में द्वैध शासन के दोष बेहद ज्यादा थे। इसलिए जब वेरिंग हेस्टिंग यहां पर आएंगे तो 1772 में वेरिन हेस्टिंग ने क्या काम किया? इस द्वैध शासन को वापस ले लिया। तो किसने लगाया था? क्लाइव ने लगाया था। और किसने वापस लिया? तो वेरिन हेस्टिंग ने इसको वापस ले लिया, ठीक है। यहां पर आप लोगों को पता चला होगा कि किस प्रकार से द्वैध शासन की शुरुआत हुई और उसके क्या क्या दोष थे, तथा वेरिंग हेस्टिंग ने किस प्रकार उसको वापस लिया। तो बच्चों होप सो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पूरा एक बंगाल का हिस्सा था। मैं पार्ट्स में वीडियो दे रहा था आप लोगों को, तो पूरा बंगाल का हिस्सा था। तो उसको आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो मैसूर की विजय को देखेंगे, पंजाब को देखेंगे, आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे, उस कड़ी को समझेंगे। शायद अगली क्लास में मैं विद्रोह की ओर मूव कर जाऊं कि जो भारत में 1857 की क्रांति होने वाली थी या फिर 1857 का विद्रोह होने वाला था, उससे पहले कौन कौन से विद्रोह भारत में आप लोगों ने देखे होंगे, ये सब हम लोग अगली क्लास में करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगली क्लास का इंतजार कीजिए।